हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीन पियाजे के ऊपर जो थ्योरी थी। आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। और जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे का जो टॉपिक है आपका, चाहे कोई भी टेट हो आपका आपका वहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। चाहे आपका सी टेट हो, एच टेट हो, आर टेट हो, कोई भी टेट है आपका, जीन पियाजे से 1 से या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने आपका कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। आप इतना हो सके आप इनके नाम इंग्लिश में ज़रूर लर्न करना, क्योंकि ऐसा होता है कि इनके जो नाम है पेपर में हिंदी में कई नाम होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो इसकी जो जीन पियाजे हैं, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जो जीन पियाजे थे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एक बार इनकी जन्म तिथि और इनका मृत्यु देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 16 सितंबर 1980, यानी कि इनकी 84 साल की उम्र होके मतलब इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर इस विकास का अध्ययन किया। जो जीन पियाजे थे, उन्होंने अपने बच्चों पर, जो आस पड़ोस के बच्चों पर, उन पर अपने जो इनका ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, इस पर अपने बच्चों पर और आस पड़ोस के बच्चों पर इसका अध्ययन किया था। आगे है आपका अन्य नाम। जो आपका ये कॉग्निटिव थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके 2 नाम और भी हैं। पहला है आपका विकासात्मक सिद्धांत और दूसरा है आपका अवस्था का सिद्धांत। इसको 2 नाम से भी जाना जाता है। इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत जो आपका ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें जीन पियाजे का क्या कहना था? जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है। बच्चे का दोनों से मिलकर जो विकास होता है उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। पियाजे का मानना था कि जो बच्चा है वो खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है, और इनके दोनों के मिलाकर जो उसका विकास होता है, मतलब जो वह खुद से सीख रहा है और उसका जो वातावरण से मिलकर जो विकास हो रहा है, इन दोनों के विकास को उसने क्या माना था? संज्ञानात्मक विकास कहा था। इसमें आपके 2-3 पॉइंट्स आते हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। पहला है आपका अनुकूलन। अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन क्या होता है कि अपने आप को आपका जो आसपास का वातावरण है उसके अनुसार ढालना अनुकूलन कहलाता है। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा गर्मी का मौसम आता है तो हम क्या करते हैं कि हल्के कपड़े पहनते हैं, हाफ शर्ट पहनते हैं, मतलब बिल्कुल हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो हमने अपने आप को किस तरीके से ढाल लिया? मौसम के अनुसार ढाल लिया, यानी कि जैसा का हमारा आसपास का वातावरण था उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया। जब सर्दियां आती हैं तो हम गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने आसपास का जो हमारा वातावरण है उसके अनुसार हम अब ढाल रहे हैं, मौसम के अनुसार अपने आप को हम ढाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये कह रहे थे कि मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार जब ढाल लेता है तो उसे अनुकूलन कहा जाता है। अब अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातकरण का मतलब क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। देखिए, पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम दोनों में जो डिफरेंस है आपको एक साथ पता चल जाएगा। दूसरा है आपका समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। देखिए, जो आपका आत्मसातकरण है, आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, एक बच्चा है, वो क्या करता है कि वो एक, क्या नाम है, एक कुत्ते को देखता है, काले रंग के कुत्ते को देखता है और जिसकी 4 टांगे होती हैं। तो वो कहता है कि अपनी मम्मी से पूछता है कि भाई ये क्या है? तो वो उसकी मम्मी कहती है कि भाई नहीं, ये आपका काले रंग का ये जो जानवर है, ये आपका क्या नाम है, ये कुत्ता है। फिर क्या होता है कि बच्चा थोड़ी देर बाद ही एक और कुत्ते को देखता है जिसका क्या नाम है, ऐसा ही जानवर देखता है लेकिन उसका सफेद रंग का होता है। वो सफेद रंग का होता है, उसकी 4 टांगे होती हैं, आंखें होती है, मुंह होता है उस तरीके का। तो उसको वो अपनी मम्मी से कहता है कि भाई
ये क्या है, तो वो कहती है भाई हाँ ये भी क्या नाम है, कुत्ता ही है, लेकिन इसका जो रंग है वो सफ़ेद है। तो यहाँ पे क्या है, आपका आत्मसातकरण हुआ, यानी कि पहले उस बच्चे को ये नॉलेज हुई कि भाई जो जानवर होते हैं क्या नाम है, जिसकी 4 टांगें होती हैं और क्या नाम है आपकी काले रंग का होता है, वो डॉग है, कुत्ता होता है। लेकिन ऐसा ही अगर कोई वाइट कलर का हो तो वो भी कुत्ता ही है। मतलब उसको पहले ज्ञान में उसने थोड़ा सा चेंज, जो उसने पहला ज्ञान उसको मिला, जो उसने दूसरी चीज़ सीखी कि भाई सफ़ेद रंग का भी होता है, तो ये आपका हो गया आत्मसातकरण। लेकिन थोड़ी देर आगे चलकर वो क्या करता है, वो एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली को देखता है, क्या नाम है, उसकी भी 4 टांगे होती है। फिर अपनी मम्मी से कहता है कि भाई देखो देखो ये भी क्या नाम है, कुत्ता जा नहीं। फिर उसकी मम्मी कहती है नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं है, तो ये बिल्ली है। तो ये आपका जो बिल्कुल मतलब 4 टांगे उसकी भी हैं, वो भी मतलब जानवर है, उसकी भी आंखें हैं, लेकिन वो क्या है, बिल्ली। तो ये आपका क्या हो गया, समायोजन। जब उसने सेम चीजें देखी, जो आपका डॉग का एग्जाम्पल हुआ, तो वो आपका हो गया उसमें आत्मसातकरण। और जो समायोजन हो गया, जब उसने बिल्ली को देखा तो जो मतलब वो चेंज हो गया, तो वो हो गया आपका समायोजन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको हिंदी भाषा आती है, हिंदी भाषा से जब आप संस्कृत भाषा सीखोगे तो आपको इजीली सीख जाओगे। तो ये आपका हो गया पहला जो ज्ञान है, आपको पूर्व ज्ञान जो है वो आपको नए ज्ञान को सीखने में हेल्प कर रहा है। लेकिन क्या नाम है, अगर आप मान लो आपको अंग्रेजी भाषा आती है, अब देखते भी हो आजकल हमारे बच्चे जो होते हैं उनको क्या नाम है, इंग्लिश में काउंटिंग आती है, लेकिन अगर हम उनसे ये कहते हैं कि बेटा उनको काउंटिंग आती है, लेकिन क्या नाम है उनको हिंदी में काउंटिंग नहीं आती, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज सीखने में, जब वो हिंदी लैंग्वेज सीख रहा है तो उसको क्या नाम है, बहुत डिफिकल्टी आ रही है। तो ये आपका हो गया समायोजन। नेक्स्ट आते हैं हम संतुलन साम्य धारण, जिसको हम इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। तो एक संतुलन साम्य धारण ये क्या होता है, जो आपका आत्मसातकरण और जो समायोजन होता है उनके बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है, वो आपका संतुलन या साम्य धारण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक अवस्था के जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाएं की 4 स्टेजेस दी हैं, और इस 4 स्टेजेस में से आपको 4 स्टेजेस के नाम भी पता होना चाहिए, उनकी जो उम्र है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी ये कर देता है कि कभी तो इनकी एज पूछ लेता है, या फिर आपको ऐसे कर देगा कि 3 आपको दे देगा और एक अलग देगा, फिर आपसे ये कहेगा कि इनमें से कौन सी जीन पियाजे की अवस्था नहीं है। तो आपको चारों अवस्थाओं का नाम याद होना चाहिए। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, पहली है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशीय अवस्था भी हिंदी में बोला जाता है। इसकी उम्र होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। ये आपका जो इसे बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ स्टेज होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र आपकी 11 से 15 वर्ष होती है। इसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। तो 4 स्टेजेस कौन सी हो गई आपकी, पहली आपकी संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी उम्र होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। और चौथी होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। चलिए अब इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। पहली होती है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी उम्र की होती है 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो बच्चा होता है इसमें इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो इसमें बच्चा होता है ये अपनी इंद्रियां, आँख, नाक, कान और आपकी जीभ और आपकी त्वचा, इन 5 चीज़ों से क्या नाम है, इनके माध्यम से वो सीखता है। दूसरा पॉइंट है आपका अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा जो है क्या नाम है, अनुकरण, मतलब जैसा वो देखता है उसी तरीके से वो भी बिहेवियर करता है। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो बच्चा है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तीसरा पॉइंट है आपका भाषा बोलना शुरू कर देता है। ये जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसमें क्या नाम है, आपका जो बच्चा है वो भाषा को बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें सभी क्रियाएं अर्थहीन होती हैं। इसमें जो बच्चे की जो क्रियाएं करता है वो उनका कोई मतलब नहीं होता, वो क्या होती हैं, अर्थहीन होती हैं। और जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें क्या है, इसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, मतलब कि बच्चे को आप उसे कोई चीज़ दिखा दो, उसे ये पता चल जाता है कि ये चीज़ ये है। मान लो मैं उसे कोई
फ़ोन दिखा देती हूँ कि भाई ये क्या है, ये फ़ोन है। तो वो अगर आप उसे कहीं भी छिपा लो तो उसके माइंड में ये होता है कि भाई हाँ ये फ़ोन है, और वो उसे ढूंढ के आपको दे देगा कि ये फ़ोन ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये आपकी वो अवस्था है जिसमें जो बच्चा है आपका क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या है, जो उसके आसपास की जो चीज़ें होती है वो उनको देख पाता है, उनको देखेगा, समझेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई क्रिया नहीं कर पाता। तो इसे इसलिए क्या कहा गया है कि यह क्रिया से पहले की अवस्था है। दूसरा है, इसमें बच्चा भाषा सीख जाता है। जो हमारा पहली वाली स्टेज थी उसमें था कि भाषा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें क्या है, उसका भाषा का जो वो सीख जाता है, उसका विकास उसमें हो जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका, इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है। इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है का मतलब है कि मतलब वह जो कर रहा है, जो भी सोच रहा है, मतलब वो कोई भी काम कर रहा है, वह किसी के बारे में कुछ भी सोच रहा है तो वो ये सोचता है कि वो सब कुछ ठीक है, बाकी सब गलत है। तो उसके अंदर अहम केंद्रित का जो गुण है वो बच्चे के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चा सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं पाए। जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के अंदर वो अंतर नहीं कर पाता, इसे जीववाद कहा जाता है। जैसे आप देखते हो, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे लग जाती है तो हम क्या करते हैं, मान लो कि फर्श पे गिर जाता है या किसी दीवार से लग जाती है या कोई चीज़ उसे चोट लग जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि हाँ देखो हम इसे भी मार रहे हैं, इसने हमारे बच्चे को मारा है। तो इससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो है वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के अंदर अंतर नहीं कर पाता। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो बच्चा होता है वो संख्याओं को, समस्याओं को, वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 4+2 = 6 होता है, लेकिन बच्चा, अब हमें पता है 4+2 6 होता है, 2+4 = 6 होता है, लेकिन वो इन चीज़ों को ऐसे उसे अलटना पलटना नहीं पता चलता। नेक्स्ट है आपका, इसमें बच्चा वस्तुओं की सभी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी, मतलब जो चीज़ उसके लिए, जो उसे अच्छी लगती है, पसंद होती है, वो केवल उसी पर ध्यान देता है। मान लीजिए आपने बच्चे को फ़ोन दे दिया, तो फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, यूट्यूब भी है, व्हाट्सअप भी है, लेकिन उसे क्या पसंद है, गेम खेलना पसंद है। तो बस उसे ये पता है कि भाई हाँ मुझे फ़ोन चाहिए और मुझे उसमें गेम खेलना है। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो भी वस्तुएं होती है उसकी सभी विशेषताओं को छोड़ देगा, जो उसे पसंद है वह केवल उसमें उसी को देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो उसमें चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, इसमें अपलटावी, जीववाद, भार, मुद्रा आदि का गुण आ जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे के अंदर संख्याओं को उलटना पलटना, जीववाद मतलब सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर कर पाना, भार, मुद्रा मतलब पैसे के बारे में कि भाई कौन सी चीज़ कितनी भारी है या नहीं है, तो इन जो चीज़ों का सभी का गुण उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें बच्चा उदाहरण के आधार पर तर्क करने लगता है। जो आपकी तीसरी स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, बच्चा उदाहरण के आधार पर तर्क करने लगता है। जैसे कि आप बोलते हो कि भाई जो आप खाना आपके लिए, टीचर पूछता है कि भाई खाना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो बच्चा कह देगा कि जी हमें खाना खाने से हमें क्या नाम है, ऊर्जा मिलती है, तो खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो वो इस प्रकार से उदाहरण के आधार पर वो तर्क करने लगता है। नेक्स्ट स्टेज है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र होती है आपकी 11 से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। डिफरेंस समझना, आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, लेकिन जो इससे पहले वाली जो स्टेज थी आपकी, इसमें क्या है, बच्चा चिंतन करने लगता है, मतलब सामने की चीज़ों को देखकर मूड चिंतन करने लगता है। सामने की जो चीज़ें होती है उनको देखकर उन पर चिंतन करेगा, लेकिन जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह जो आपके संज्ञान है की जो अवस्था है वो सबसे सर्वोच्च अवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें क्या है, जो बच्चे को जो आपकी
बच्चा होता है वो नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। मतलब आप उसको कोई भी मैथ्स का रूल बता देते हो तो वो उससे क्या नाम है अपने दिमाग में ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करके आपको बता देगा। आप कोई भी उसका फॉर्मूला बता दो भाई कि ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ये एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो वो कैलकुलेट करेगा और आपको आंसर बता देगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये थी आपकी जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। तो इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है आपकी भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे कौन से विकास के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। जो जीन पियाजे हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशेषता अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके कॉलबर्ग, एरिक्सन, थॉर्नडाइक या जीन पियाजे द्वारा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, जो जीन पियाजे से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाएंगे वो जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।